हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं नीतीश विश्वकर्मा। चलिए आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1। किसके लिए भैया? क्लास 11th के लिए, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो आप लोग का पहला चैप्टर है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला हेडिंग हम देखते हैं। आपका पहला हेडिंग हो जाएगा साइंस। जानते हैं दोस्तों साइंस शब्द का आविष्कार कैसे हुआ? तो देखिए, लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन शब्द जो है कि साइंस क्या है? लैटिन शब्द है एक। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है साइंटिया, और देखिए इसका मतलब होता है जानना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जानना। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, तो पढ़िए। किसी घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि कोई घटना होता है नेचर में, कोई भी बात हो प्राकृतिक में, तो यदि यदि उसके घटना को हम जो है कि एनालिसिस करें, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहें, या उसको व्यवस्थित ढंग से हम सोचें विचारें, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपके मौसमों का बदलना, बारिश का होना, धूप का होना, ठीक है, हवाएं चलना, ठीक है, आप जो स्लीपर या चप्पल पहन के जो चलते हैं, उस स्लीपर या चप्पल के तले का जो कि घिस जाना, ठीक है दोस्तों, ये सब क्या होता है? एक फिजिक्स है, एक विज्ञान है। ठीक है, आप पानी में छलांग लगाते हैं, पानी में कूदते हैं, तो फिर देखिए दोस्तों, पहले आप गहराई में जाते हैं, फिर करीब 2-3 सेकंड के बाद आप ऊपर भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी क्या है? विज्ञान ही है। ठीक है, यानी दोस्तों आपसे जुड़ी जितने भी तथ्य हैं, आपके आसपास जितनी भी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, वो सब ही सब क्या है? विज्ञान है। आप देखते हैं दोस्तों, बाल्टी में यदि एक सुई को गिराया जाए, एक बाल्टी पानी में, तो वो सुई दोस्तों डूब जाता है, लेकिन इतनी बड़ी जहाज पानी में तैरती है, इतना उसका द्रव्यमान होता है, वो तैरती है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या है? विज्ञान है। तो आपको दोस्तों विज्ञान में बहुत बहुत अनोखी चीजें जानने को मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको 11th का पूरा फुल तैयारी करवाऊंगा, और जो है कि पूरे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। देखिए, क्योंकि आप लोग को वीडियो में बना के दे रहा हूं, तो वो मैं अपने नोट्स द्वारा लिख लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप जो है कि देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख, आपका ये हो गया विज्ञान। चलिए अब नीचे हम देखते हैं दोस्तों, अगला हेडिंग है आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिससे हम अपने आसपास की सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दिया कि आपके आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सब क्या हैं? भौतिक विज्ञान हैं। या दोस्तों कह सकते हैं द्रव्य, यानी किसको कहते हैं इंग्लिश में? मैटर। द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए द्रव्य क्या है? ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन्हीं को तीनों को, जिनमें यह तीनों अवस्थाएं विद्यमान होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इनको कहते हैं द्रव्य, मैटर। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके द्वारा दोस्तों, देखिए विज्ञान में ऊर्जाएं भी आपको देखने को मिलेगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ये क्या होगा? आगे फुल टू फुल आपको बताया जाएगा। इसमें आपको जो पहला चैप्टर जो है भौतिक जगत, इसमें आपको बस एक शॉर्टली आपको डेफिनेशन दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको आगे सब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, यदि मैं बात करूं द्रव्य, मैटर की, ठीक है दोस्तों, देखिए 3 अवस्थाएं होती है इसकी। एक होता है ठोस, जिसको इंग्लिश कहते हैं सॉलिड, एक होता है द्रव, जिसको कहते हैं लिक्विड, एक होता है गैस, जिसको कहते हैं गैस ही। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस होता क्या है। दोस्तों द्रव की 3 अवस्थाएं तो हो गई, लेकिन अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे भी, ये तीनों क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो आपको हम बताते हैं ठोस के बारे में। ये था सॉलिड। देखिए दोस्तों, ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है। दोस्तों देखिए, ठोस जो है वो द्रव्य की ऐसा स्टेज है, ऐसा अवस्था है कि उसमें न तो आकार बदलेगा, ना उसका आयतन बदलेगा, और न ही उसका द्रव्यमान बदलेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं बात करता हूं, आप एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उस लकड़ी को दोस्तों आप 1 दिन रखिए, चाहे 10 दिन तक रखिए, देखिए उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वो आज लकड़ी है तो वो कल भी लकड़ी रहेगा। यदि उस लकड़ी का द्रव्यमान आज मान लीजिए 1 किलोग्राम है, तो 10 दिन बाद या 1 महीने बाद भी उस लकड़ी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बात हो गई जिसका आकार, द्रव्यमान नहीं बदलता। यदि वो लकड़ी मान लीजिए किसी शेप में है, यदि मान लीजिए वो लकड़ी का आपने दरवाजा बना दिया है, तो वो दरवाजा यदि आप अपने दीवार में लगाए हैं, अपने कमरों में लगाए हैं, तो वो 1 महीने बाद दरवाजा से मेज नहीं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वो दरवाजा ही रहेगा, मतलब उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और द्रव्यमान यानी जितना उस लकड़ी का भार है, वो भार भी उतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए चलिए आगे हम देखते हैं
और दोस्तों इसमें एक पॉइंट और लिखा है आयतन, यानी दोस्तों जितना जगह दरवाजा हमारा छेका हुआ है, ठीक है, तो क्या वह दरवाजा पूरे घर भर बढ़ के बड़ा हो थोड़ी हो जाएगा, उतना ही तो रहेगा ना, जितना दरवाजा हम लगाए हैं वो उतना उसका साइज जिंदगी भर के लिए रहेगा, घटे बढ़ेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम देखते हैं द्रव। क्या है दोस्तों, हमारा द्रव है लिक्विड, यह द्रव्य की दूसरी अवस्था है द्रव। ठीक है, देखिए दोस्तों पढ़िए, द्रव द्रव्य की वह अवस्था है जिसके आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि मैं कहूं कि द्रव क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैं एक गिलास दूध ले लूं, ठीक है, यदि एक गिलास दूध को मैं थाली में पलट दूं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो जो दूध है वो थाली का आकार ले लेगा, लेकिन थाली में दूध गया तो भी वो दूध 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको गिलास में रखिए चाहे थाली में रखिए, वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, यानी उसके आपको जो है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आयतन यदि 1 लीटर का है तो थाली में उलटने पर भी उसका आयतन 1 लीटर का ही होगा। ठीक है दोस्तों, और लेकिन उसका दोस्तों देखिए आकार बदल जाएगा। कैसे, यदि आपने दूध को गिलास में लिया हुआ है तो वो गिलास के आकार का है, यदि आप उसको थाली में पलट देते हैं तो वो आपका थाली के आकार का हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, चाहे हम दूध की बात करें, चाहे तेल की बात करें, चाहे दोस्तों हम पानी की बात करें, ठीक है, दुनिया की वो सभी द्रव जो है, ठीक है, सभी द्रव उसका जो है कि आयतन तो निश्चित होगा, यानी जितना उसका माप होगा वो तो निश्चित रहेगा, चाहे आप उसको कहीं रख दीजिए, लेकिन उसका आकार जिस बर्तन में रखेंगे वह उस आकार का ढल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरी उम्मीद है। चलिए अगला हम देखते हैं गैस। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं गैस। देखिए गैस क्या होता है, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका न ही आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। तो मेरी बात दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए गैस क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने गैस को सिलेंडर में भरा हुआ है, जो आप खाना बनाने के लिए यूज करते हैं एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो मान लीजिए वो आपका सिलेंडर में भरा हुआ है। तो दोस्तों यदि वो गैस सिलेंडर में भरा है तो सिर्फ वो सिलेंडर तक ही सीमित है। यदि दोस्तों आप सिलेंडर के टंकी को किसी प्रकार लीक कर दीजिए, छेद कर दीजिए, या ऊपर से जो आपका वाल्व रहता है वो वाल्व में कहीं से लीकेज हो दोस्तों, यदि गैस लीक करने लगे तो देखिए दोस्तों वही गैस निकल के आपके पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक है, पूरे कमरे में फैल जाता है दोस्तों, यानी कि पहले तो उसका आयतन सिर्फ सिलेंडर भर का था, लेकिन अब उसका आयतन पूरे कमरे भर का हो गया। तो मतलब उसको कह सकते हैं कि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसका आकार भी अनिश्चित होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी गैस आपका सिलेंडर में है तो वो सिलेंडर का आकार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो गैस फैल के कमरे में आ जाएगा पूरे, वो कमरे का आकार ले लेगा। ठीक है, यानी दोस्तों आप कहीं भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप गैस को गुब्बारे में भरेंगे तो वो गुब्बारे का आकार ले लेगा, उस गैस को आप कहीं भी रखेंगे तो वो उस आकार में ढल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं नीचे। दोस्तों मजा आ रहा है पढ़ने में तो नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप लोग से रिलेटेड तो आप लोग तुरंत देख पाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा। देखिए दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा करते हैं। जैसे तो मेरी बात को समझिएगा, यदि मैं कहूँ ऊर्जा तो दोस्तों आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर ताकत आता है, ऊर्जा आता है, तभी तो आप काम कर पाते हैं। अगर 2 दिन से आप खाना नहीं खाए रहेंगे तो मिलमिलाएंगे हैं, कहेंगे कुछ नहीं काम हो रहा है भैया, ठीक है, तो आपसे कोई काम नहीं होगा, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों यदि आपके पास एनर्जी रहेगा, खाना खाने से ऊर्जा रहेगा, तभी आप कार्य कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो होता है क्षमता यानी एनर्जी। तो क्या दोस्तों आगे आपका डेफिनेशन, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि आप जितना ऊर्जा लगाएंगे वह उतना ही कार्य में बदलेगा। यदि आपके अंदर ताकत है तो आपके अंदर यदि ऊर्जा है तो आप 1 बाल्टी पानी आराम से उठा लेंगे, और आपके अंदर ज्यादा ताकत है तो आप 2 बाल्टी पानी उठा लेंगे। आपके अंदर ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रकाश जैसे ऊर्जा में होता कौन कौन, देखिए एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे प्रकाश ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, वैद्युत ऊर्जा हो गया, रसायन ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया और स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा आप जानते ही हैं, जो सनलाइट, जो प्रकाश की किरणें ऊर्जा आती हैं उसमें आपका हीट भी होता है, यानी गर्म भी होता है, प्रकाश भी देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ध्वनि की बात करें, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलता है। वैद्युत ऊर्जा दोस्तों, देखिए वैद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, वह जैसे देखिए वैद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, जैसे कोई भी ऊर्जा ऐसी हो जो कोई ना कोई काम करे। तो जैसे देखिए दोस्तों, अगर पंखे में हम वैद्युत ऊर्जा दे देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं, तो पंखा आपका घूमने
घूमने लगता है, ठीक है, तो एक वो भी एक प्रकार का ऊर्जा हुआ। देखिए दोस्तों, एक ऊर्जा दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है, लेकिन ऊर्जा का लॉस नहीं हो रहा है, ऊर्जा खत्म नहीं हो रहा है। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा को हमने पंखे में जोड़ दिया तो हमारा विद्युत ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, वो आपको घूम घूम के हवा देने लगा, ठीक है। तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, लेकिन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। देखिए दोस्तों, रसायन ऊर्जा क्या होता है, हम खाना जो खाते हैं तो वो हमको रसायन ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। रसायन ऊर्जा फिर एक और देख सकते हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा, जिससे क्या हो गया आपका जिंक सल्फेट वगैरह का यदि आप कॉपर अपर में जो है कि क्या करते हैं डालते हैं, जैसे या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए H2SO4, दोस्तों एक प्रकार का वो रसायन या केमिकल चीज है, और उसको आप बैटरी में डालते हैं तो वो बैटरी से आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम गतिज ऊर्जा। यदि दोस्तों देखिए कोई भी वस्तु गतिमान होती है क्षैतिज में, यानी कि यदि हम रोड पर चल रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा लग रही है, गतिज ऊर्जा। क्षैतिज का मतलब होता है आधार वाला हिस्सा, जैसे रोड पर चलना वो क्या है, एक क्षैतिज है, ठीक है। और ऊपर दोस्तों देखिए ऊंचाई पर जाना, जैसे कोई भी अगर रॉकेट मिसाइल लॉन्च होता है वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ठीक होती है, ठीक है। तो जमीन पर चलना, यदि आप क्षैतिज चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, तो वो हुआ आपका गतिज ऊर्जा। और यदि आप ऊपर जाते हैं यानी वर्टिकल, तो वो क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं भौतिकी का प्रयोजन। दोस्तों भौतिकी का प्रयोजन क्या होता है, मेरे बात ध्यान सुनिए। देखिए दोस्तों, नंबर 1 पे आपका आता है स्थूल। स्थूल को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो, ध्यान दीजिएगा, स्थूल को मैक्रो कहते हैं। दोस्तों विज्ञान में आपके देखिए आपके आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं वो छोटी भी होती हैं और बड़ी घटनाएं भी होती हैं। दोस्तों देखिए एस्टेरॉयड का टूटना, जो कि बड़े बड़े उल्का पिंड जैसे टूट जाते हैं, अभी हाल ही में आपने कुछ अफवाह भी सुना था, अफवाह क्या कुछ सच भी था जो भी। तो दोस्तों देखिए आप जो है कि बड़ी बड़ी चीज़ का एनालिसिस करिए, जैसे कि मैं कहूँ ग्रहों की गति, ठीक है, पृथ्वी जो हमारी गति कर ध्रुव अपने घूमती है और या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। तो वो सब यदि बड़ी बड़ी चीज़ों का हम एनालिसिस करें, जानकारी इकट्ठा करें, उन सब पे रिसर्च करें, तो वो आता है स्थूल के अंतर्गत यानी मैक्रो के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें देखिए लिखा भी हूँ पृथ्वी सूर्य ग्रह। यदि दोस्तों यहीं पे हम बात करें सूक्ष्म चीज यानी छोटे छोटे चीज की, तो उसको कहते हैं माइक्रो, उसको कहते हैं इंग्लिश में माइक्रो। देखिए दोस्तों दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, यहाँ पे केवल ए है और यहाँ पे आई है, इससे आपका बहुत बड़ा का फर्क हो जाता है, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे माइक्रो की। देखिए दोस्तों आप जानते होंगे एक माइक्रोस्कोप आता है जो कि छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो यानी आप समझ जाते हैं कि माइक्रो का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों माइक्रो के अंतर्गत आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप दोस्तों पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। यदि आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई नाभिक होता है तो नाभिक में आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। और इस नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, घूमता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 के पावर -31 किलोग्राम, 9.1 × 10 के घाते -31 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नीचे देखते हैं थोड़ा सा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हमारा यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो दोस्तों यदि हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दें आपस में तो वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। यदि आपसे कोई कहे गतिज ऊर्जा का कुछ यदि आपको मान बता दे और कोई आपको स्थितिज ऊर्जा का मान बता दे और पूछ ले कि भैया तुम मुझे यांत्रिक ऊर्जा बता दो, तो दोस्तों आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे तो वही हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों देखिए यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है, मैं बताया था, जो भी चीज़ घूमे हिले डोले वो सब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे देखिए जेसीबी हो, ठीक है, ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर द्वारा जो है कि पीछे से देखिए वो आपका हाइड्रोलिक पंप के द्वारा देखिए पीछे जो टाली उसका उठ जाता है, वो सब क्या है, यांत्रिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं उष्मा गति की। उष्मा गति दोस्तों बात करते हैं, उष्मा गति क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों देखिए उष्मा का आदान प्रदान, उष्मा का गतिमान होना। जैसे दोस्तों मैं देखिए बात करता हूं, यदि मैं जाड़े के मौसम में आप क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए। तो जाड़े के मौसम में मान लीजिए आपने 1 बाल्टी ठंडा पानी लिया, ठीक है, और समथिंग 2-4 लीटर पानी आप अपने गैस पे या हीटर पे कहीं पे भी आप गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद आप क्या करते हैं, इसी बाल्टी पानी में मिला लेते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद आप उसी पानी से नहाते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए कि आपने जो ठंडा पानी एक बाल्टी लिया हुआ है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए आपका है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मान लीजिए ऐसा आप
ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है। और दोस्तों जो आपने पानी उबाला है, खौलाया है, गर्म किया है उसको मिला के नहाने के लिए, तो मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, वैसे देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी जो है कि उबलना या खौलना चालू होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो आपने गर्म पानी किया है वो 100 डिग्री सेल्सियस किया है, और दोस्तों देखिए आपका जो ठंडा पानी है वो यदि वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो दोस्तों आप इस 100 डिग्री सेल्सियस पानी को आप इस 20 डिग्री सेल्सियस वाले में मिलाते हैं नहाने के लिए, तो दोस्तों ये 100 डिग्री सेल्सियस जो अपना तापमान है ये 20 डिग्री सेल्सियस वाले को देने लगता है, और तब तक देता है जब तक कि दोनों अपने में बराबर ना हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों मान लीजिए बराबर होगा 60 पे, कितने पे दोस्तों, 50 या 60 पे। दोस्तों ये मेरा सिर्फ एक देना एग्जाम्पल है, आप बाकी और अपने से कॉमन सेंस जरा सोच सकते हैं। ठीक है, ये मेरे द्वारा आपको बस एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए वो मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तब तक ऊष्मा का आदान प्रदान करेंगे जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल आप लोग को और देना चाहूंगा। जाड़े के मौसम में यदि हम रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं, ठीक है, और बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं या हमारे घर के ही कोई सदस्य बाहर से आते हैं, देखिए दोस्तों वो मजाक मजाक में क्या करते हैं, हम लोग का पैर जो है कि अपने हाथ से लगते हैं छूने। ठीक है, हाथ लगते हैं छूने, क्यों छूते हैं दोस्तों, वो हमें चिढ़ानपन में हमें वो ठंडा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो बाहर से आते हैं जाड़े के मौसम में, हम रजाई में सोए हैं, तो दोस्तों रजाई में सोने से हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या है, बढ़ा हुआ है, मतलब हमारी शरीर क्या है, गर्म है, क्योंकि रजाई ओढ़ के सोए हैं। लेकिन जो बाहर से आए हैं उनका तो शरीर जो है ठंडा है, तो दोस्तों यदि वो हमें छूते हैं तो हमारी उष्मा को वो अपने अंदर लेने लगते हैं। ठीक है, यदि हम मान लीजिए हमारे वो पैर को छुए तो हमारा पैर गर्म था, रजाई में हम हैं तो हमारा पैर तो गर्म है, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पैर को छुएंगे तो हमारे अंदर की जो गर्माहट है उनके हाथ के माध्यम से उनके अंदर जाने लगेगी और उनका ठंडापन हमारे अंदर आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है, क्योंकि उनका ठंडा हम लेने लगते हैं और हमारी गर्माहट को वो देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वो तब तक होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल बराबर ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाशिकी। आपको ऊष्मागतिकी तो समझ में आ गया होगा, अब हम बात करते हैं प्रकाशिकी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों हमारा प्रकाशिकी क्या होता है। प्रकाशिकी देखिए दोस्तों एक प्रकार का आप कह सकते हैं लाइट। ठीक है, यानी देखिए दोस्तों यदि कोई आप 10th में पढ़े होंगे, परावर्तन का नियम कुछ पढ़े होंगे, देखिए दोस्तों ऐसे लाइट जो है कि आपतित होती है तो ऐसे दोस्तों परावर्तित होती है। ठीक है, परावर्तित होती है। यदि दोस्तों मैं इसको एक पर्दे पर गुजारूं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें और प्रकाशिकी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ऑप्टिक्स, तो यहाँ पे छोटा सा बस एनालिसिस किया जा रहा है। अगला देखिए दोस्तों तरंग तथा ध्वनि। ठीक है, तरंग तथा ध्वनि, इसको कहते हैं इंग्लिश में वेव एंड साउंड। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इसको तरंग को कहते हैं इंग्लिश में वेव और ध्वनि को कहते हैं साउंड। देखिए दोस्तों तरंग और ध्वनि क्या होता है, देखिए तरंग मतलब क्या होता है कि यदि आप पानी में या तालाब में या नदी में कहीं पे भी एक कंकड़ यदि फेंकते हैं, देखिए दोस्तों उस पानी में हलचल होता है। ठीक है, उस पानी में हलचल होता है और देखिए आपको जहां पे पत्थर गिरता है वहां से एक तरंग, एक गोलाई में एक तरंग निकलना चालू होता है जो कि हिलते हुए लहराते हुए फैलती जाती है और किनारों तक पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, और किनारों पर जाकर क्या होता है, खत्म हो जाता है वो लहर। ठीक है, तो वो एक प्रकार का तरंग ही होता है जो कि कम दूरी से स्टार्ट होता है और फैलते फैलते बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और देखिए दोस्तों यदि आप एक रस्सी को ऐसे से अगर कुछ ऐसे आकार का देखिए ऐसे 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 से अगर कुछ हिलाएं एक रस्सी को ऐसे ऐसे, तो देखिए दोस्तों ये भी एक प्रकार का तरंग ही होता है। ठीक है दोस्तों, और यदि देखिए मैं बात करूं आपसे, अभी मैं आपको बताया था कि एक तालाब में आपने कंकड़ मारा। ठीक है, यहाँ पे कंकड़ मान लीजिए आपने कंकड़ मारा, तो ये देखिए दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे पानी हिलते हुए ऐसे फैलता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का तरंग है। अब यदि मैं दोस्तों बात करूं ध्वनि की, तो देखिए ध्वनि भी तरंगों के रूप में चलता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, यदि उसने अपने मुंह के द्वारा कोई भी अगर आवाज निकाला तो दोस्तों देखिए उसके मुंह द्वारा तो इतनी तरंग निकली, लेकिन दोस्तों देखिए वो हवा जो है कि हमारे जो हवा माध्यम है उस माध्यम में आ करके दोस्तों देखिए उसका तरंग ऐसे ऐसे फैलने लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे तरंग फैलने लगता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे ऐसे तरंग फैलने लगता है। दोस्तों देखिए तो इसको भी दोस्तों क्या कहते हैं, तरंग ही कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तरंग ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगर ये तरंग हमारा अगर ऐसे ऐसे अगर फैल रहा है दोस्तों, इसीलिए यदि कोई व्यक्ति अगर इस इंसान के सामने भी अगर खड़ा है, ठीक है, इस इंसान के सामने भी अगर खड़ा है या बाजू में भी खड़ा है दोस्तों, इसीलिए जो है कि ये मतलब कि इस व्यक्ति द्वारा जो भी आवाज बोला गया है चारों तरफ के लोग सुन लेते हैं, क्योंकि तरंग दोस्तों उसके मुंह से निकल के क्या होने लगता है, तरंग फैल जाता है और वही तरंग जो है कि हमारे कानों तक पहुंचता है और उस कानों के द्वारा हमारे माइंड को सिग्नल जाता है ताकि उस हम भाषा को या उस आवाज को हम जो है कि रीड कर लेते हैं, समझ पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो सब किससे मिलकर बनते हैं? क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम देखते हैं कि जेम्स वाट की केतली से भाप इंजन बना। देखिए दोस्तों, जेम्स वाट जो कि एक वैज्ञानिक थे जेम्स वाट नाम के, उन्होंने क्या किया, एक बार केतली में या कुकर में से कुछ बना रहे थे। तो देखिए दोस्तों, अंदर कुकर में या केतली में भाप बनता है। ठीक है, कुछ भी आप बनाएंगे तो अंदर भाप बन जाता है, और वह भाप जो है कि इतना प्रेशर अंदर हो जाता है, इतना भाप का दाब हो जाता है अंदर कुकर के अंदर, कि अंत में सीटी को उठा करके उस भाप को निकलना पड़ता है। दोस्तों, वह स्वतः सीटी जो है कि उठ जाती है भाप के दाब के कारण, और भाप बाहर निकलने लगती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, अगर सीटी आपका किसी कारणवश ना उठ पाए तो कुकर कई बार फट भी जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी सब घटनाओं को देख करके जेम्स वाट के बीच में मन में एक विचार आया कि क्या ये भाप इतनी ताकतवर होती है जिसकी वजह से जो है कि ये सीटी, इतना भारी सीटी अपने आप उठ जा रहा है। तो दोस्तों, इसी नियम पे उन्होंने भाप पर एक इंजन बनाया। ठीक है दोस्तों, जो कि रेलवे इंजन का निर्माण हो गया जेम्स वाट की जो है कि कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं आर्किमिडीज। दोस्तों, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको आर्किमिडीज के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि यदि मान लीजिए आप एक टब में नहा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी बच्चा टब में नहा रहा है। ठीक है, चलिए ये देखिए हमने एक टब बना दिया। तो दोस्तों, अगर इस टब में मान लीजिए ये आधा पानी भरा है, आधा टब, ठीक है, इसमें यदि आप अपने घर के किसी बच्चे को या कोई भी नहाता है तो दोस्तों ये देखिए इस टब में बैठा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टब में बैठाने से होता क्या है, ये बच्चा जितना भी टब में स्थान घेरेगा, ठीक है, देखिए दोस्तों टब में बैठते ही ये पानी का तल ऊपर उठ जाता है। ठीक है, यदि इसमें आधा टब पानी था और कोई भी यदि इसमें आके बैठ जाए या आप कोई भी सामान रख दीजिए इसमें, दोस्तों देखिए पानी का तल ऊपर उठ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये कितना उठता है। यदि आप कोई भी वस्तु इस पानी में डाल रहे हैं या किसी बच्चे को नहलाने के बैठा रहे हैं, तो उस बच्चे का जितना क्षेत्रफल, जितना आयतन होगा, वो उतना ही आयतन या उतना ही क्षेत्रफल के बराबर पानी ऊपर उठ जाती है। ठीक है दोस्तों, जितना आयतन उस वस्तु का होगा उतना ही पानी ऊपर उठ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। ठीक है दोस्तों, उसी बेस पे मैं एक उत्प्लावन बल बताता हूँ। यदि कोई भी आप कहीं भी देखे होंगे घटना है ऐसा, कोई भी तालाब में कूद कर नहाने के लिए जंप लगाता है तो दोस्तों वो पहले तालाब के नीचे गहराई तक जाता है, फिर अपने आप वो ऊपर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जिस बल से आप नीचे जो कि तालाब में कूदे हैं, नीचे तल से भी एक विरोधी बल ऊपर की तरफ कार्य करता है जो आपको ऊपर पहुंचा देता है। फिर से आपका मुंह जो है, आपका जो सर है, वो तालाब के पानी के लेवल से ऊपर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे बल जो कि नीचे से आपको एक धक्का लगाए ऊपर भेजने के लिए, तो वह बल कहलाता है उत्प्लावन बल। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्प्लावन बल। आपको आगे इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय।